You are welcome in English class with Devender sir. तो आइए स्टूडेंट्स, लेजर पोएम की जो एक्सरसाइज है उसको कंप्लीट करते हैं। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 3, चूज अप्रोप्रिएट फ्रेजेस टू कंप्लीट द समरी ऑफ द पोएम। ये जो समरी है, ये पोएम की समरी है, इसको कंप्लीट करने के लिए हमने ये बॉक्स में जितने भी वर्ड्स दे रखे इसमें से चूज करने हैं। तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, द पोएट सेज दैट लाइफ शुड नॉट बी so full of work that we have no time to relax. We should take time to stand underneath a tree and look at the surroundings. When we pass the woods, we should look out for small creatures as they run in and out of the grass. He should take time to look at how the water glimmers in the sunlight. If we take time to look at the beauty of nature, we will realize how much we are missing. Life is unfulfilled if we do not have time to look at the enjoy आवर सराउंडिंग्स। तो ये जो समरी बना रखी थी, इसमें आपने फिल इन द ब्लैंक्स करने थे, उसमें से चूज करने थे ऊपर एक्सरसाइज जो उसमें बॉक्स में दिए हुए हैं। तो नो टाइम टू रिलैक्स, रिलैक्स के लिए कोई समय नहीं। फर्स्ट में जो ये आएगा, सेकंड में स्टैंड बीनीथ अ ट्री, एक पेड़ के नीचे बैठ स्टैंड करना, खड़े होकर देखना। पास द कोर्स, फॉरेस्ट को पास करते हुए। रन इन एंड आउट, अंदर और बाहर रन कर रहा, जैसे गिलहरी रन आउट कर रही थी, बाहर छिपा रही थी मूंगफली के दाने। इन द सनलाइट, सूर्य की रोशनी में जो स्ट्रीम थी उसका पानी ऐसा चमक रहा था जैसे रात को सितारे स्टार्स जो चमकते हैं ऐसे। लास्ट में जो है तो ये रह गया द ब्यूटी ऑफ नेचर, इसमें आ जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट द एलिमेंट्स ऑफ नेचर फ्रॉम द पोएम। पोएम में से आपने जो एलिमेंट्स जो यूज हुए हैं जो नेचर से रिलेटेड हो, इसमें फिल करने थे। जैसे बाउज, शीप, काउज आएगा, स्क्विरल्स आएगा, नट्स, ग्रास, स्ट्रीम्स, स्काइज, और भी कुछ वर्ड आए हुए लेकिन लाइन अभी छोटी पड़ गई तो हमने इसमें एटसेट्रा लगा दिया है, आदि आदि। फिर गिव 2 थीम्स ऑफ द पोएम, पोएम की 2 थीम्स दिए। तो फर्स्ट है ब्यूटी ऑफ नेचर, नेचर की जो सुंदरता है वो इसमें जो थीम है वो आई हुई है। दूसरा ये है द मेन थीम इज दैट वी शुड अबैंडन आवर मटेरियल परस्यूट्स। हमारे जो हम मटेरियल जो युग में जी रहे हैं, धातु जैसे कार है और जो वाहन है और मटेरियल चीज़ें हैं, उनमें भौतिकवाद में ज़्यादा फंस गए हैं। तो उन चीज़ों को से हमें दूर रहना चाहिए, अबैंडन त्याग देनी चाहिए, परित्याग करना चाहिए, ज़रूरत पे ही उनका यूज़ करें। मेन थीम इस पोएम की ये है। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए सिमाइल फ्रॉम द पोएम, पोएम से एक सिमाइल लेनी है आपने। सिमाइल में आता है, पोएम में एक मेन डिवाइस होता है जो कवि के द्वारा यूज़ किया जाता है। एज, एज आता है, और दूसरा तो लाइक में जैसे कि तुलना करते हैं किसी दूसरी चीज़। स्ट्रीम्स फुल ऑफ स्टार्स, जो नदी है, छोटी नदी, फुल ऑफ स्टार्स, ये तारों से भरी है। लाइक स्टार एट नाइट, लाइक स्टार एट नाइट, तो लाइक जो वर्ड आया ये सिमाइल्स है। जैसा कि, तो जैसा कि, एज और लाइक दो जो है ना ये डिवाइस होती है, पोएटिक डिवाइस हैं ये, इनका यूज़ किया जाता है पोएट के द्वारा। तो ये जो है स्ट्रीम्स फुल ऑफ स्टार्स, लाइक स्टार्स एट नाइट, नदी जो है वो तारों से भरी है, क्योंकि जो सूर्य की किरणें गिर रही हैं तो पानी जब बहता है छोटी छोटी नदियों में तो उस पर वो टिमटिमाते हुए हमें नज़र आते हैं। पानी के जो किरणें जो सूर्य के उसके ऊपर गिरती हैं ना, पानी के ऊपर, तो हमें उसकी जो सितारों की तरह चमकते हुए वो नज़र आते हैं। इसी प्रकार जिस प्रकार से रात को तो आपको तारे नज़र आते हैं। नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 5, आंसर द क्वेश्चंस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेयर? टू वॉच समथिंग रेगुलरली विच इज इंटरेस्टिंग।
कोई भी चीज़ जिसको आप रेगुलरली देखते रहते हैं, कोई जो चीज़ आपको दिल को छू जाती है, अच्छी लगती है, विच इज़ इंटरेस्टिंग, जो इंटरेस्टिंग है, जो आपके लिए रुचिकर है, अच्छी लगती है, उसको जब आप लगातार देखते रहते हैं, उसका मीनिंग है स्टेयर। तो ये एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस मीनिंग। क्वेश्चन नंबर बी है, व्हाई डज द पोएट वांट अस टू हैव सम फ्री टाइम? कवि क्यों चाहता है कि हमारे पास फ्री टाइम होना चाहिए? बिकॉज द पोएट वांट्स अस टू रिमूव डेली लाइफ टेंशन। क्योंकि कवि जो चाहता है कि हमारे जो डेली लाइफ टेंशन है उसको रिमूव करना चाहता है। वी शुड फाइंड टाइम टू स्टैंड लाइक काउज एंड शीप एंड लुक अराउंड अस। कवि चाहता है कि हम जो है वी शुड फाइंड टाइम टू स्टैंड लाइक काउज, हमें काउज जिस प्रकार से पेड़ों के नीचे बैठ के और जो शीप है वो कुदरत को निहारती रहती हैं, इस प्रकार हमने भी वक्त निकालना चाहिए। जो हमारे आसपास चारों तरफ चीज़ें हैं उनको देखना चाहिए और समझना चाहिए, उसको एंजॉय करना चाहिए। पोएट थिंक्स दैट टेंशनफुल लाइफ इज़ नॉट ए प्योर लाइफ। कवि के अनुसार जो टेंशनफुल लाइफ है वो एक प्योर लाइफ नहीं है, एक अच्छा जीवन नहीं है। क्वेश्चन नंबर सी, what do the different animals do for which we have no time? जो डिफरेंट एनिमल हैं वो क्या करते हैं विच वी हैव नो टाइम, जिसके लिए हमारे पास समय नहीं है, लेकिन एनिमल ऐसा करते हैं। इसका मतलब एनिमल जो है वो बेहतरीन जीवन जीते हैं और कुदरत के साथ तालमेल बना के रहते हैं। तो आंसर आपका स्क्रीन पे देखिए। शीप एंड काउज सिट अंडर द ग्रीन ट्रीज एंड स्टेयर द नेचर फॉर आवर्स। शीप और जो काउज है पेड़ों के नीचे बैठे रहते हैं, ग्रीन पेड़ों के नीचे, और कुदरत को घंटों तक वो देखते रहते हैं, निहारते रहते हैं। स्क्विरल्स हाइडिंग देयर फूड ग्रेन्स इन द ग्रास। स्क्विरल जो है अपने फूड ग्रेन्स है, जैसे नट्स हैं या अनाज के और दाने हैं, उनको ग्रास के नीचे छिपाते हुए फिरती हैं, वो भी अपना एंजॉय कर रही, मस्ती लेती हुई नजर आती हैं। डिफरेंट एनिमल्स टेक फुल इंजॉयमेंट ऑफ नेचर। विभिन्न प्रकार के जो एनिमल है कुदरत के साथ तालमेल बना के रहते हैं, वो इंजॉयमेंट करते हैं नेचर का। आगे देखिए डी, नो टाइम टू टर्न एट बोज ब्यूटीज ग्लेंस। नो टाइम टू टर्न एट ब्यूटीज ग्लेंस, कोई समय नहीं है निहारने का जो ब्यूटी ग्लेंस है, इसको जो सुंदरी है उसकी जो सुंदरता को। द पोएट स्पेल्स द वर्ड ब्यूटी। कवि इसमें जो वर्ड है ब्यूटी, इसमें बी कैपिटल लिखा हुआ है, तो इसको स्पेल करता है विद ए कैपिटल लेटर। एक कैपिटल लेटर से, जैसे हम बी देख रहे हैं, वो आपका जो पोएम है उसमें भी देखना है, ऐसा बी कैपिटल मिलेगा। डज इट रेफर टू ए ब्यूटीफुल गर्ल? क्या ये किसी सुंदर लड़की के लिए यूज़ किया गया है? और टू द ब्यूटी ऑफ नेचर, या ब्यूटी ऑफ नेचर के लिए यूज़ किया गया है? और टू बोथ, या फिर दोनों के लिए? तो आंसर आपका स्क्रीन पर है, देखिए ऊपर। द पोएट स्पेल्स द वर्ड ब्यूटी विद ए कैपिटल लेटर। हेयर द पोएट रेफर्स दिस वर्ड टू ए यंग ब्यूटीफुल डांसिंग वुमेन विद ए स्माइलिंग फेस। यहाँ पे जो ये ब्यूटी वर्ड यूज़ किया गया है ये एक लड़की के लिए यूज़ किया गया है। तो यंग ब्यूटीफुल डांसिंग वुमेन विद ए स्माइलिंग फेस, उसके लिए कवि ने इसको यूज़ किया है वर्ड को, ब्यूटी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है ई, विच लाइन्स हैव बीन रिपीटेड इन द पोएम एंड व्हाई? जो पोएम है उसमें कौन सी लाइन्स को रिपीट किया गया? तो रिपीटेड, ये ध्यान देना, REPEATED, रिपीटेड इन द पोएम एंड व्हाई। किस लाइन को बार बार रिपीट किया गया है? रिपीटेशन का मतलब दो बार तो जरूर आई होगी, तो वो लाइन तो और क्यों आई वो बताना है। वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर इज रिपीटेड। ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये जो लाइन है फर्स्ट, ये रिपीट की गई है। आपकी जो पोएम खत्म होती है लास्ट में देखेंगे लाइन मिलेगी, इज रिपीटेड इन दिस पोएम। इस पोएम में रिपीट किया गया है इस लाइन को। द पोएट वॉन्ट्स टू गिव मैसेज, इसके द्वारा कवि संदेश देना चाहता है दैट वी शुड नॉट हरी अवे इन लाइफ। हमें अपने जीवन में जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। ए लाइफ दैट इज़ फुल ऑफ टेंशन इज़ ए पुअर लाइफ। ऐसा जीवन जो टेंशन से भरा हुआ हो वो एक गरीब जीवन है, वो बेकार जीवन है, व्यर्थ है।
चाहे पैसा कितना भी हो, यदि टेंशन से भरा हुआ जीवन है तो जीवन एक गरीब जीवन है। आदमी सोचता है मैं अमीर हूँ और अमीर जीवन जी रहा हूँ, अमीर नहीं है। यदि टेंशन से भरा हुआ जीवन है तो पुअर लाइफ है। एफ देखिए, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट द पोएट हैज़ ओवरलुक्ड बिकॉज ऑफ हिज वर्क और स्टडी। गिव वन एग्जाम्पल, कोई एक उदाहरण देना है, ऑफ व्हाट द पोएट हैज़ ओवरलुक्ड, जो कवि ने आगे बढ़कर और ज़्यादा आगे की तरफ देखते हुए उसने जो बताया है। क्यों बताया उसने, उसके वर्क के आधार पर बताया, उसने स्टडी किया, कवि ने उस बात को स्टडी किया, ये उसने ऐसा काम किया था, कैसे उसने अनुभव किया है, तो उसको स्टडी किया था, उन चीज़ों का अध्ययन किया था कवि ने। तो देखिए आगे, समटाइम्स फ्रॉम आवर बिजी शेड्यूल्स, कभी कभार जो हमारा बिजी शेड्यूल होता है, टू एडमायर द ब्यूटी, और ब्यूटी जो होती है सुंदरता, उसको एडमायर करने के लिए, प्रशंसा के लिए, ऑफ नेचर, कुदरत की जो सुंदरता है उसको प्रशंसा करने के लिए हमारे पास बिजी शेड्यूल होता है। इट इज़ स्टडी ऑफ द पोएट, ये कवि का एक अध्ययन है। एग्जाम्पल आप देखिए, द पोएट वॉन्ट्स टू स्टेयर एंड गेन फॉर नेचर, कवि चाहता है कि कुदरत को निहारा जाए, स्टेयर किया जाए और नेचर से गेन किया जाए, सीखा जाए। सो ये आपके जो रिटन क्वेश्चन, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, इन द पोएम द पोएट हैज़ गिवन ह्यूमन क्वालिटीज टू द ब्यूटीज ऑफ नेचर। व्हेन एन आइडिया और एन ऑब्जेक्ट इज थॉट ऑफ एज ए पर्सन वी कॉल इट पर्सनिफिकेशन। व्यक्तिगत रूप से, मतलब कि जैसे उस सुंदर महिला का इसमें जिक्र किया गया है, तो ये पर्सनिफिकेशन है, आदमी के साथ तुलना करके यदि समझाया जाए। तो नेक्स्ट ये लाइन है, पिक आउट 2 एग्जाम्पल्स ऑफ पर्सनिफिकेशन फ्रॉम द पोएम। पोएम से आपने 2 पर्सनिफिकेशन उठाने थे, वो 2 लाइनें बतानी थी जिसमें पर्सनिफिकेशन का यूज हुआ है। फर्स्ट है, एंड वॉच हर फेट हाउ दे कैन डांस, एक तो ये लाइन है। दूसरी है, एंड इज दैट स्माइल हर आइज बिगैन, ये पर्सनिफिकेशन है, कुदरत का जो इसमें कंपैरिजन किया गया है कि महिला के द्वारा किया गया है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर चलेंगे। तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7, मैच द वर्ड्स फ्रॉम द पोएम विद देयर मीनिंग्स, उनके मीनिंग्स के अकॉर्डिंग उनको मैच करना था। सपोज होता है टहनियाँ, ब्रांचेस, तो ब्रांचेस से मैच करेंगे। अगला है एनरिच, इंक्रीज करना, बढ़ा देना, तो इनहेंस, बढ़ा देना, आगे की तरफ लेके जाने की चीज़ को। बेनीथ होता है नीचे, बिल्कुल स्ट्रेट नीचे होता है बिलो, इसका आएगा मीनिंग बिलो से। गलिंच होता है क्विक लुक, एक जो जल्दी एक लुक ली जाती है, दैट इज़ क्विक लुक। स्टेयर होता है घूरना, एक इंटेंटली जो लुक होती है उसको हम कहते हैं, तो लुक इंटेंटली, इच्छा करती है, आपकी इंटरेस्ट होता है किसी चीज़ को देखने का, तो उसको इंटेंटली कहते हैं, रुचि लेते हुए निहारते हैं किसी चीज़ को। नेक्स्ट है 8, राइट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस, ये जो फ्रेजेस दी हुई इनकी मीनिंग लिखने थे। तो मीनिंग है, व्हेन वुड्स वी पास व्हेन वी गो थ्रू द फॉरेस्ट, जब हम जंगल से जाते गुजरते हैं, तो उसका मीनिंग ये है। स्ट्रीम्स फुल ऑफ स्टार्स, क्लियर वाटर रिफ्लेक्ट्स लाइक स्टार्स, जो क्लियर वाटर है वो स्टार्स की तरह बिल्कुल रिफ्लेक्ट करता था, उस पर सूर्य की किरणें गिरती हैं। एंड वॉच हर फीट हाउ दे कैन डांस, नेचर चेंजेस लाइक डांस हर फीट। A poor life this is, a life that is full of tension। वो पुअर लाइफ होती है जो टेंशन से भरी हुई होती है। तो हमेशा हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि पूरा जीवन खुशी से बीते। ऐसा होता नहीं, लेकिन हमेशा पूरी प्रयास जो हमारा ये होना चाहिए कि हर रोज़ हर दिन अच्छे से गुजरे। क्वेश्चन नंबर 9 है, आइडेंटिफाई एन एग्जाम्पल ऑफ एन एलिट्रेशन इन द पोएम। पोएम में एलिट्रेशन की जो आया हुआ है वो आपने बताना है। एलिट्रेशन तो बार बार रिपीट कोई चीज़ हुई, तो द ऑक्यूरेंस ऑफ द सेम लेटर और साउंड एट द बिगनिंग ऑफ क्लोजली कनेक्टेड वर्ड्स, जो क्लोजली कनेक्टेड वर्ड्स होते हैं और उसमें वावल का भी होता है साउंड जो साइलेंट रहता है, तो उसमें आपने बताना है पोएम में। स्टैंड एंड स्टेयर जो है अल्ट्रेशन यूज हुआ है आपकी पोएम में। कवि के ये पोएटिक डिवाइस होते हैं, तो उसको एक लय बनाने के लिए, रिदम बनाने के लिए उनका यूज किया जाता है, स्टैंड एंड स्टेयर।
क्वेश्चन नंबर 10 है आंसर इन वन वर्ड। इनका जो है वन वर्ड में आंसर देना था, डिटेल में नहीं। तो व्हाट डू द काउज एंड शीप डू इन द फील्ड्स। तो क्या करते हो फील्ड्स में? स्टेयर, वो कुदरत को निहार रहे होते हैं। अकॉर्डिंग टू द पोएम व्हाट आर द थिंग्स दैट ब्यूटी डज। तो अट्रैक्ट, ब्यूटी किसके लिए आया था? महिला के लिए, अट्रैक्ट गर्ल के लिए। तो अट्रैक्ट का काम करते हो, डांस करते हो, सब जो काम होता है वो अट्रैक्शन के लिए होता है। तो द थिंग्स इन नेचर आर, जो चीज़ें हैं नेचर में आर ब्यूटीफुल। आगे लेट अस अंडरस्टैंड ग्रामर। जैसे कि ये सब्जेक्ट आ गया मिस्टर मिसिज आशा खन्ना, ये एक्सप्लेन किया गया वर्ब है एक्सप्लेन आ गया, ईडी लग गया तो ये सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। द पोएम ये ऑब्जेक्ट हो गया। जिसमें ऑब्जेक्ट भी आ जाए, वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट भी दिया हो तो उसको हम ट्रांजिटिव सेंटेंस कहते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब है ये। और जिसमें आगे मान लीजिए ये एक्सप्लेन आ गया, कोई चीज़ ना दे रखी हो, ऑब्जेक्ट ना दिया हो, तो इंट्रांजिटिव कहेंगे। ये मैं पहले भी आपको कई बार करा चुका हूँ, तो इसमें पूरे बॉक्स में टाइम नहीं लगाएंगे। तो वी नो दैट ए ट्रांजिटिव वर्ब इज ए वर्ब विच टेक्स एन ऑब्जेक्ट, जिसमें ऑब्जेक्ट होता है। और जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है उनको कहते हैं इंट्रांजिटिव। तो आइए देखिए अब क्वेश्चन नंबर 11, आइडेंटिफाई द अंडरलाइन वर्ब्स एज ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव। ये बताना है जो अंडरलाइन वर्ब्स हैं ये ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव। देखिए माई सिस्टर लव्स चॉकलेट्स, और लव्स ये वर्ब आ गया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आती है ऐसी है इस वाली वर्ब। तो चॉकलेट्स इसमें ऑब्जेक्ट आ गया, तो क्या हुआ? ट्रांजिटिव वर्ब। अब प्ले है, बैडमिंटन आ गए, ऑब्जेक्ट आ गया इसका, तो प्ले खेलना होता है, ये वर्ब आ गया आपकी। प्ले के बाद में ऑब्जेक्ट आया तो ट्रांजिटिव वर्ब आगे लिख दिया, ट्रांजिटिव वर्ब वहाँ पे। तो आगे रिटर्न एट 9 PM यस्टरडे, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, समय दिया हुआ है, समय कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है, तो ये क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ब। रिटर्न जो है इंट्रांजिटिव वर्ब है। द एथलीट्स वर रिलैक्सिंग इन द फील्ड, तो इन द फील्ड ये ऑब्जेक्ट आ गया फील्ड, तो वर रिलैक्सिंग जो है ये ट्रांजिटिव वर्ब है। आई बोट ए ब्लू जैकेट, ब्लू जैकेट इज ऑब्जेक्ट हेयर, सो बोट जो वर्ब है ये आपकी ट्रांजिटिव वर्ब है यहाँ पे। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। अंडरलाइन द वर्ब्स इन दीज सेंटेंसेस एंड स्टेट वेदर दे आर ट्रांजिटिव टी और इंट्रांजिटिव आई। इंट्रांजिटिव है तो जैसे आई लगाना है, और ट्रांजिटिव है तो टी लगाना है। अब मान लीजिए ये हैं, ये सेंटेंसेस आपके दिए हुए थे तो उनको अंडरलाइन कर लेना, जैसे कि मैंने किए हुए हैं। तो अंडरलाइन करना है जो वर्ब है, मेन वर्ब है उसको अंडरलाइन करना है। आगे ऑब्जेक्ट क्या दिया हुआ है वो आपने यहाँ पे लिखना है। द वुल्फ किल्ड, यहाँ पे मेन वर्ब जो है ना किल्ड है, किल्ड है पहले। ये भी ग्रेजिंग भी आपकी जो वर्ब है, लेकिन मैंने इसको अंडरलाइन करने की वजह वो ध्यान नहीं रहा उस टाइम, क्योंकि ग्रेजिंग भी वर्ब होती है, उसको अंडरलाइन कर दिया बाय मिस्टेक। तो आपने किल्ड को अंडरलाइन करना है। द वुल्फ किल्ड द शीप इन द मिडोज, किल्ड द शीप, शीप ऑब्जेक्ट है, किसको मारा? द वुल्फ किल्ड, वुल्फ ने मारा किसको? शीप को। तो किल्ड जो है मेन वर्ब है यहाँ पे, और शीप जो है ऑब्जेक्ट है। तो आपने यहाँ पे जो शीप है ये लिख देना है। ये अंडरलाइन जो है ये गलती से यहाँ पे लग गया है, अंडरलाइन को यहाँ पे लगाना किल्ड के नीचे। द लवली फ्लावर्स फिल्ड द वैली, फिल्ड द वैली, फिल्ड ये सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, और ये ट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि इसके पीछे वैली जो है वो ऑब्जेक्ट आया हुआ है। अब आगे है द थीफ स्टोल द एक्सपेंसिव फोन, स्टोल चोरी किया, ये वर्ब है यहाँ पे, और एक्सपेंसिव फोन जो है वो आपके ऑब्जेक्ट है। तो ये आपकी टी लिखेंगे क्योंकि ट्रांजिटिव है, और एक्सपेंसिव फोन ये आपका ऑब्जेक्ट है। सिंग सेंग, संग होता है, सेंग सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आई हुई है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ये, और वर्ब की सेकंड फॉर्म है, लेकिन इसके आगे जो है स्टेज भी दिया हुआ है। तो स्टेज दे दिया तो ये ऑब्जेक्ट दे दिया है, तो ये आपका क्या हुआ? ट्रांजिटिव वर्ब। इसके लिए टी लगा देंगे। केम है, केम एट 9 o'clock, ये टाइम दे दिया है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, तो इसको हम कहेंगे इंट्रांजिटिव, आई लगाएंगे इसके लिए। आगे क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना था? मेक सेंटेंसेस विद द फॉलोइंग वर्ब्स, यूज देम एज डायरेक्टेड। उनको यूज करना है ऐसे, जैसे द मैन पिक्ड अप द हैवी लगेज, तो ये ट्रांजिटिव है। द बिल्डिंग वॉज ऑन फायर, तो ये इंट्रांजिटिव। ऑन फायर, फायर जो है
आग में जल गई थी बिल्डिंग, तो इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है। चीज़ क्या थी, फायर तो आग होती है, कोई पदार्थ नहीं होता, ऑब्जेक्ट नहीं होता है। तो ये इंट्रांजिटिव है, ऊपर वाला ट्रांजिटिव है। इसमें हैवी लगे जो है ना ऑब्जेक्ट दिया हुआ, तो ऐसे आपने बनाने हैं। रैंक आपने ट्रांजिटिव बनाना है, डायरेक्ट करना, जैसे इसमें लिख दिया तो ऐसे बनाना। ट्रांजिटिव बनाना है, इसको मतलब आगे हमने ऑब्जेक्ट लिखना है। द पियोन रैंक द बेल, द बेल जो है ऑब्जेक्ट आ गया, ट्रांजिटिव बन गया। रैंक का यूज कर दिया जो हमने करना था इस वर्ड का यूज। स्पोक इंट्रांजिटिव, ही स्पोक सॉफ्टली। अब इंट्रांजिटिव बनाना था, इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं लगाना था। सॉफ्टली मीन्स बड़े प्यार से उसने सॉफ्टली लैंग्वेज में बोला। तो इसमें क्या बोला, कोई चीज़ नहीं इसमें लिखनी, तो इसमें क्या आपने इंट्रांजिटिव बनाना तो कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं लिखना है। एट आपने इंट्रांजिटिव यूज करना है, तो ही एट एट नून, उन्होंने दोपहर में खाना खाया। तो एट नून कोई टाइम है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। ही एट एन एप्पल लिख देते तो क्या हो जाता है, एप्पल तो ऑब्जेक्ट हो जाता है, ये ट्रांजिटिव भी बन जाता है, लेकिन इसमें लिखा है इंट्रांजिटिव। इस प्रकार बनाने हैं, मुश्किल नहीं है, कर लेना। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, देख के कर लेना इनको। आगे है गिव बिलो आर सम कॉमन एक्सप्रेशंस वी यूज, मैच देम विद देयर मीनिंग्स। ए ब्लैक शीप जो होता है, एक काली भेड़, वो पूरे झुंड को खराब कर देती है। ए गुड फॉर नथिंग पर्सन, कोई बेकार जो आदमी होता है उसके लिए यूज किया जाता है। तो ये एक्सप्रेशन को आपने मैच करना था। ए वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग, मतलब एक भेड़िया है और वो जो है भेड़ जो होती है, भेड़ उनके झुंड में छुप गया है भेड़ का भेष धारण करके। तो ए विक्ड मैन, एक धूर्त आदमी होता है, हु प्रिटेंड्स टू बी गुड, जो अच्छा बनने का दिखावा करता है लेकिन अच्छा होता नहीं है। ए ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक एंड वाइट तो रिकॉर्ड इट इन राइटिंग और प्रिंट में जो रिकॉर्ड तो उससे मैच होएगा ये। ब्लू ब्लड होता है, अमीर लोगों के लिए होता है, ऑफ हाई बार्थ और रॉयल फैमिली के लिए। टू बैक द रॉन्ग हॉर्स, टू बैक द रॉन्ग हॉर्स, टू सपोर्ट द रॉन्ग पर्सन को सपोर्ट करना। टू बैक द रॉन्ग हॉर्स मतलब गलत घोड़े के ऊपर सवारी करना हो जाता है। टू सपोर्ट द रॉन्ग पर्सन, किसी गलत आदमी को सपोर्ट करना। तो आगे जो है ये आपने नेट की मदद से फाइंड आउट करके लिखनी है, राइटिंग का वर्क है। नेट से फाइंड आउट कर लेना, दोनों क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे कोई ना कोई। तो इस पे आपने नेचर से रिलेटेड और नेचर की एक पोएम लिखनी है और नेचर के ऊपर एक पैराग्राफ लिखना है। ये पॉइंट यूज करते हो आप, नेट से फाइंड आउट करके इस रिटन वर्क को करेंगे। थैंक यू वेरी मच।